हेलो 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 से याद आया कि आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन बल्ब के बारे में सुना होगा, पक्का सुना होगा। Why do we call them halogen bulbs? क्योंकि वो यूज करते हैं हैलोजन गैस का टू इंक्रीज देयर लाइट आउटपुट एंड रेटेड लाइफ। खैर ये सब छोड़ो, फोकस करो हैलोजेंस पे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिन्हें हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। हैलोजन बल्ब के बारे में सुना है कभी? सुना ही होगा कभी ना कभी तो। क्यों कहते हैं हम उन्हें हैलोजन बल्ब? क्योंकि वो यूज करते हैं हैलोजन गैस का। और ये हैलोजन गैस वो यूज इसलिए करते हैं ताकि उनका लाइट आउटपुट बढ़े और उनका रेटेड लाइफ भी बढ़े। खैर ये तो हो गई बात हैलोजन बल्ब्स की, जिसका यूसेज हम अब फिलहाल बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट मोर इलेक्ट्रिसिटी। बट आज का फोकस है हैलोजन्स के बारे में जानना। हैलोजन वर्ड का मतलब क्या है? कुछ अलग सा नाम है, हटके क्यों? ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जीन बोले तो प्रोड्यूसर, तो हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो हम देखेंगे ये जो हमारे जितने भी ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, जिन्हें हम हैलोजन भी कहते हैं, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा हैलोजन। कौन कौन से हैं हैलोजेंस? देखो अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को अच्छे से झांक के देखो कौन कौन है इसमें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे हमारे हैलोजेंस हैं। अभी अभी मैंने बोला ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट सुनते ही कौन सा सॉल्ट याद आता है? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। आ गया ना क्लोरीन, आ गया ना हैलोजन। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन। बात अगर करें इनकी प्रॉपर्टी को तो भाई ये खतरनाक तरीके से रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव। ये नॉन मेटल्स होते हैं, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर ग्रुप की तरह इस ग्रुप के भी एलिमेंट्स के सीक्वेंस को याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें ये याद होना चाहिए कि भाई फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन और उसके नीचे एस्टेटिन। तो यानी कि ये सीक्वेंस जरूरी है, तभी हम प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रख पाएंगे, तभी हमें प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आएंगी, राइट। तो कैसे याद रखेंगे? ऑब्वियसली मेमोरी टिप से। तो चलो देखिए इसके लिए हमारे पास कौन सा मेमोरी टिप छुपा हुआ है मेरे खजाने में, राइट। सो आई विल गिव यू अ मेमोरी टिप, बट मैं ये भी चाहूंगी कि आप अपना एक निमोनिक या फिर अपना एक मेमोरी टिप भी जरूर बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, ठीक है। तो फिलहाल मेरा मेमोरी टिप फॉर ग्रुप 17 के हैलोजेंस गोज लाइक दिस। फिर क्लास बोरिंग, इंक्वायर्ड आस्था। आसान था। फिर क्लास बोरिंग, इंक्वायर्ड आस्था। अब देखते हैं ये व्हाट आर दे स्टैंड फॉर। सो फिर बोले तो फ्लोरीन, क्लास बोले तो क्लोरीन, बोरिंग बोले तो ब्रोमीन, इंक्वायर्ड का आई बोले तो आयोडीन, आस्था बोले तो एस्टेटिन। सो दैट्स आवर मेमोरी टिप। नाउ ग्रुप 17 के जो ये हैलोजेंस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी एक खास बात ये है कि ये आपस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज में। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें कौन सी नई बात है, सभी ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हैलोजेंस जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी शायद ही कोई और करता है, राइट। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हैलोजेंस की कहानी। तो चलो अब बात करते हैं हैलोजन फैमिली के अकरेंस के बारे में। कहां पाए जाते हैं ये हैलोजेंस? तो शुरुआत करेंगे टॉप से, यानी कि फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन ऐसे आमतौर पर फेयरली अबंडेंट होता है। ये मोस्टली पाया जाता है एज इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स, जैसे कि क्रायोलाइट, जैसे कि फ्लोरस्पार। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटीज में ये सॉइल में भी पाया जाता है, ये एनिमल्स के बोन्स और टीथ में भी पाया जाता है, ये रिवर वाटर प्लांट्स में भी पाया जाता है। अगर बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की, ये सभी पाए जाते हैं सी वाटर में, समुंदर के पानी में। इनफैक्ट समुंदर के पानी की जैसे हम बात सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि वो सॉल्टी होता है, राइट। उसमें अधिकतर मात्रा में क्या पाया जाता है?
NaCl, राइट, क्लोरीन। सो क्लोराइड सी वाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि कुछ सी वाटर ऐसे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि सीवीड्स, जिसके अंदर आयोडीन भी पाया जाता है। अगर बात करें और नीचे चले और बात करें एस्टेटिन की, तो एस्टेटिन की खासियत यह है कि इस हैलोजन फैमिली में एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो चलो देखें व्हाट्स ट्रेंडिंग, नॉट ऑन यूट्यूब। अरे प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देखते हैं चलो इन द हैलोजन फैमिली। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ढेर सारी प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स हम देख सकते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप इन हैलोजन फैमिली। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम नोटिस करते हैं कि हैलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब का अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो तो इनका जो जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP5। यस, किसी का भी देख लो, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, देखो आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, राइट। सो हर जगह जो है NH2NP5 वाला फॉर्मेट ही है, जो हमें ये बताता है कि इन सारे हैलोजेंस के जो आउटर शेल होता है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू N, उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, 5 नहीं है, 7 है। NH2NP5 मतलब N जो शेल है इसके अंदर S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, P ऑर्बिटल में 5 है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, राइट। अब यार हर कोई क्या चाहता है? हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। चाहे हम लाइफ की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, सब जगह लोग स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार हमें ना अच्छा पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज में जाना है ताकि हम स्टेबिलिटी अटेन कर पाए, एक अच्छी जॉब मिले, सेटल हो जाए हम लाइफ में, राइट। एवरीबडी वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी एंड सो डज द हैलोजेंस। तो हैलोजेंस को स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब इनके आउटर शेल फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, यानी कि जब इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो स्टेबिलिटी के काफी करीब हैं। इन्हें जरूरत किसकी है? 1 इलेक्ट्रॉन की, राइट। फिलहाल इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। अगर इनको एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ हो जाए इनका, तो ये फुल्ली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भूखे रहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, जहां कहीं 1 इलेक्ट्रॉन दिखा ले लिया उसे, राइट। सो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस। और हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इनकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज को डिड्यूस कर सकते हैं। बात करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस की। तो यार ये चीज हमें पता ही है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगते हैं तो मेरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो ओवरऑल साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 1 शेल था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो देखो ओवरऑल इसका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब यहां पर अगर हम वैल्यूज की तरफ भी फोकस करें ना, चाहे कोवेलेंट रेडियाई की या आयोनिक रेडियाई की, तो वैल्यूज पे वही कहानी बोल रही है कि यार ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। बट जब हम वैल्यूज पे अच्छे से फोकस करते हैं तो वहां पर हमें एक एक्सेप्शन दिखता है। वो एक्सेप्शन क्या है? कि यार ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से सबसे कम रेडियस किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। बट हम नोटिस करते हैं जब वैल्यूज पे फोकस करते हैं कि फ्लोरीन का जो रेडियस है ना, जितना कम होना चाहिए था उससे भी ज्यादा कम है। यानी कि फ्लोरीन का जो है साइज वो एक्सेप्शनली स्मॉल है, राइट। क्यों है एक्सेप्शनली स्मॉल? यार ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम जब से पढ़ रहे हैं ना, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इनका जो पहला मेंबर होता है ना, हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है ना, वो हमेशा बाकी सारे मेंबर्स से काफी डिफरेंट होता है, काफी यूनिक होता है, राइट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर हैलोजन फैमिली एज वेल। तो हैलोजन फैमिली में भी हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है ना, ये थोड़ा हटके है बाकी सबसे। और उसी हटके होने का एक बहुत बड़ा हटके फीचर यही है कि फ्लोरीन हैज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज।
अब बारी है डेंसिटी की। डेंसिटी के ट्रेंड की अगर बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो डेंसिटी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? यह डेंसिटी होता क्या है? मास बाय वॉल्यूम। अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो मास तो बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, राइट। अब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आप बोलोगे कि मैम वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज तो बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। बट मजेदार बात ये है कि जितना मास बढ़ रहा है उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। मतलब मास का जो इंक्रीज है दैट इज मोर देन वॉल्यूम का इंक्रीज। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है? वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों चलो देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसा होगा। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारा साइज बढ़ रहा होता है, राइट। एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, ये हमने देखा, ठीक है। बट आप पूछोगे कि मैम उसके साथ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का क्या लिंक है? तो चलो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो जिस टेम्परेचर में जाके कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट करेगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वैसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने लिक्विड स्टेट से अपने गैसियस स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब देखो, चाहे हम मेल्टिंग की बात करें या बॉइलिंग की, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा? क्या फर्क है इन तीनों स्टेट्स में? यार सॉलिड स्टेट में ना सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। इसको लिक्विड में ले जाने के लिए इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ओवरकम करके इनको एक दूसरे से दूर लाना होगा, तब जाके ये लिक्विड स्टेट में पहुंचेंगे। अब लिक्विड को फर्दर गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए जो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्सेस हैं उसको ओवरकम करके उनको और दूर लेके जाना होगा, तब जाके वो गैसियस स्टेट पे पहुंचेंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितना वैंडर वाल्स फोर्सेस हैं। सो दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नथिंग बट द वैंडर वाल्स फोर्सेस, राइट, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ा है। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, मेरा साइज बढ़ रहा होता है। जब साइज बढ़ेगा तो अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, करेक्ट। ऐसे सोचो कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो उनके बीच का जो वैंडर वाल्स फोर्सेस है वो भी बढ़ रहा है, राइट। मतलब इट इज लाइक कि पहले 2 ही पार्टिकल थे तो 2 ही पार्टिकल के बीच में सिर्फ फोर्सेस थे। अब मान लो 20 हैं तो 20 के बीच में फोर्सेस हैं तो नेट फोर्सेस अब ज्यादा हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, चूंकि साइज बढ़ रहा है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, सो ओवरऑल वैंडर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ रहा है। तो यानी कि अब उस वैंडर वाल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि वो ओवरकम भी होगा और हायर टेम्परेचर पे। तो यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेरा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बारी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? जितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से निकालने के लिए? एक न्यूट्रल गैसियस एटम से निकालने के लिए। अब किस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे आप? जो सबसे लूजली बाउंड है, करेक्ट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे दूर है न्यूक्लियस से वही सबसे लूजली बाउंड है, उसी को निकालना सबसे आसान है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बताया। हमने क्या देखा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है कि मतलब ये स्टेबल स्टेट के बहुत करीब है। स्टेबल होने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब ये भूखे बैठे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब ये भूखे बैठे हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं। समझ रहे हो बात को? इनके पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको चाहिए कि एक और इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है ना कि देने में। बट जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई हम उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, हम इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बट जो हमारे हैलोजन से दे आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन छीन के निकालना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। तो इसीलिए हैलोजेंस जनरली हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको काफी सारा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके शायद आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओ।
ठीक है। अब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रेंड की बात करें एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो हम नोटिस करते हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन एंड सो ऑन, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जिस पे हमारी नज़र है, जिसे हम निकालना चाह रहे हैं, वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, राइट। चूंकि वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, न्यूक्लियस का उसके ऊपर कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो उसे निकालना आसान होता जा रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो हमें कम एनर्जी लगा के ही हम उस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट सेम स्टोरी कि भाई अगर आप घर पर हो और मम्मी पापा अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो आपका घर से निकलना बहुत आसान नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा मम्मी को, फिर पापा को कि प्लीज़ जाने दो, तब जाके आपको जाने मिलेगा, राइट। लेकिन वही अगर लेट्स से कि आप हॉस्टल में रह रहे हो या मम्मी पापा से बहुत दूर रह रहे हो, तो क्या होगा? मम्मी पापा का उतना कंट्रोल नहीं है, तो आपको कहीं भी जाना है तो आप आराम से जा सकते हो। तो सम वॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज सच तो हैलोजेंस का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप तो हम क्या नोटिस करते हैं? देयर इज अ डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की कितनी टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब आप मुझे बताओ हैलोजेंस क्या है? क्या है मतलब हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपको क्या लगता है? ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बैठे हैं कि देने के लिए बैठे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट अटेन करना चाहते हैं और स्टेबल स्टेट अटेन करने के लिए इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल भूखे बैठे हैं कि भाई कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं जल्दी से ले लूँ। यानी कि ये क्या है? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इन जनरल ज़्यादा ही होती है। लेकिन अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें कि भाई एज वी गो डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारा साइज बढ़ रहा होता है। एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियस है ना, उसके बाद भी बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, राइट। बीच में लेयर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना बाहर के उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की जो चाहत है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। नाउ इस ग्रुप की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जो सबसे टॉप पे है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यानी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक न्यूज ये है कि सिर्फ इस ग्रुप में ही नहीं, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। यस, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि कभी कभी बच्चे इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम है, उसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ, राइट, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब वो न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि किसी भी न्यूट्रल एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, तो क्या होता है? वो खुश हो जाता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। एंड दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हमने पढ़ा है, राइट, कि जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है उनका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। पढ़ा है हमने, राइट। व्हाट इज डेल्टा एच? चेंज इन एंथैल्पी। केमिस्ट्री में पढ़ा है, पढ़े हो ना मेरे साथ केमिस्ट्री, राइट। ओके, सो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जब कभी भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। सबके लिए नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक। ओके, अब मैंने अभी अभी बोला सबके लिए नहीं, अधिकतर लोगों के लिए, अधिकतर एलिमेंट्स के लिए ये नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? सोचो,
क्यों बोला मैंने ऐसा? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं ना, तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। इट इज़ लाइक जैसे हमें जब गिफ्ट मिलता है, हमें कुछ सामान मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं तो मतलब खुशी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इट इज़ लाइक दैट, राइट? लेकिन क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई साधु है, राइट? कोई बिल्कुल ही एकदम जिसको कोई दिन दुनिया से, देश दुनिया से मतलब नहीं है, ऐसा कोई बंदा है। उसे क्या है ना, उसे गिफ्ट का फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसको गिफ्ट चाहिए ही नहीं, उसे पैसे चाहिए ही नहीं। अब ऐसे बंदे को जब आप गिफ्ट देते हो ना, तो उसे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, राइट? तो उसके केस में क्या वो बहुत खुश हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है जब हम हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट? वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो साधु टाइप के लोग हैं, राइट? तो उनको अगर हम इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं ना, तो क्या वो लेना चाहते हैं? वो लेना ही नहीं चाहते हैं, पहली बात तो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्टेबल बैठे हैं, उनको नहीं चाहिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उनमें अगर हम जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डाल भी देते हैं ना, तो वो खुश नहीं होते हैं। एज अ रिजल्ट वहां पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती है। इनफैक्ट उनको वो सामान देने के लिए, उनको वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको ही एनर्जी लगानी पड़ती है, राइट? तो इसका मतलब जब हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है? अब वापस आते हैं हम हैलोजेंस पे। हैलोजन का सिचुएशन तो भाई कुछ ऐसा है कि वो तो बिल्कुल ऐसे करके बैठे हैं कि कोई आए और मुझे इलेक्ट्रॉन दे ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, और ऐसे बंदे को आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो सोचो वो कितना खुश होगा, क्योंकि वो तो वेट कर रहा था उस इलेक्ट्रॉन का, राइट? तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है, जैसे आप उसे इलेक्ट्रॉन देते हो, वो एकदम सुपर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और खूब सारा एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए हैलोजेंस के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, दैट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, बट नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव क्यों है वैल्यू, ये आपको समझ में आ गई, राइट? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट हैलोजेंस दे हैव द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज इन द पीरियोडिक टेबल। हैलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के खुश अपने हैलोजेंस ही होते हैं। अब देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब हैलोजन फैमिली में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव तो रहती ही है, बट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी वैल्यू कम होने लगती है। मतलब नेगेटिव ही रहती है सबकी वैल्यूज, बट जो नंबर है ना वो कम होने लगता है ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो ना, उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्यार है उस हैलोजन में, वो थोड़ा कम होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो मेरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगते हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्टिंग पावर है उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो थोड़ा कम होने लगता है, राइट? तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होते जाता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है एक एक्सेप्शन। यार केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के ऐसा नहीं हो सकता, बहुत एक्सेप्शंस आते हैं केमिस्ट्री में, और यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। आप सोच रहे होगे कि मैम ये बोले जा रही हैं कि ऊपर से नीचे तक आएंगे तो मेरी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, बट यहाँ पे स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। फ्लोरीन की जो वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू तो क्लोरीन की है, दोनों ही नेगेटिव है, दैट इज ट्रू, बट फ्लोरीन टू क्लोरीन जो है वैल्यू डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक्सेप्शनली छोटा है। मैंने पहले भी बोला था कि फ्लोरीन का साइज जितना छोटा होना चाहिए था वो उससे भी ज्यादा छोटा है। अब फ्लोरीन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आपस का रिपल्शन भी बहुत ज्यादा है। मतलब इट इज लाइक एक बहुत छोटे से कमरे में अगर आप 10 लोगों को भर दोगे तो क्या होगा आपस में, दैट रिपल्शन विल बी मोर, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, छोटा सा जगह है, इतने लोग हैं, राइट? तो वैसा ही कुछ हो रहा है। तो अंदर ही अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके आपस में ही इतना रिपल्शन है कि जो ये जो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं ना इनके पास, वो इतना अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पा रहा है,
राइट मतलब कंपैरेटिवली। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हम कंपेयर करें तो क्लोरीन में जो वो बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो जितना अट्रैक्शन वो फील कर रहा है, फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्शन फील ही नहीं कर पा रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अगर बात कलर की करें तो हम देखते हैं कि हैलोजेंस आर कलर्ड, सारे हैलोजेंस कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं ये? तो कलर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? रेडिएशन एब्जॉर्प्शन से, राइट। अगर आपको याद हो कि विजिबल रीजन के जो रेडिएशंस होते हैं उनमें से ही कुछ एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। ये तो हमारी पुरानी कहानी है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, बट वहाँ जाके वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे। तो जब ये वापस जंप बैक करते हैं तब ये रेडिएशन एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं, और यही एमिशन जो है वो हम कलर के तौर पर देखते हैं। अब ये जो अलग अलग हैलोजेंस हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कलर दिखाते हैं। ऐसा क्यों? कौन सा कलर कोई दिखाएगा, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय देम। किसने कितना रेडिएशन, किसने किस रीजन से रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम कलर्स की बात करें तो अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन होता है येलो, और वहीं क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो। लेकिन अगर ब्रोमीन की बात करें तो ये होता है रेड, और अगर बात आयोडीन की करें तो ये होता है वायलेट। तो बच्चों अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब आप मुझे खुद बताओ, सोच के थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ कि हैलोजेंस में बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। याद करो हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हालत है उनकी, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। तो एब्सोल्युटली सारे हैलोजेंस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता ही है, बट इसके अलावा कुछ हायर ऑक्सीडेशंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि +1, +3, +5, +7 जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हमें देखने को मिलता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। ठीक है, अब आप पूछोगे फ्लोरीन में क्यों नहीं? क्योंकि यार फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ना ही सरफेस ग्रुप में बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकता है जब फ्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो इसीलिए फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है। लेकिन जो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख पाते हैं। कैसे कंपाउंड्स में? जब ये कंबाइन करते हैं अपने से बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। जैसे मान लो जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन जैसे बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, तब इनमें हमें ये पॉजिटिव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है। अब एक बार फिर से फोकस करते हैं कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पॉसिबल हो कैसे पाता है। ये तो समझ में आ गया कि भाई अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब ये होते हैं तो ये खुद प्लस स्टेट में होते हैं, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस स्टेट में होता है, वो तो समझ आया। बट +3, +5, +7 जैसे स्टेट्स बन कैसे पाते हैं? मतलब हमारे पास इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तभी तो ये इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो ऐसा हो कैसे पाता है? इसके लिए फोकस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हमने क्या बोला था? हमने पहले ही डिस्कस किया कि इन जनरल जो हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP5, मतलब आउटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखो तो s ऑर्बिटल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में है। p ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पर भी 2 तो पेयर्ड है, 2 पेयर प्रेजेंट है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आप कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हो? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बना सकते हो, एज्यूमिंग कि आप किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हो, राइट। लेकिन मुझे +3 स्टेट बनाना है। +3 स्टेट कब बन सकता है? जब ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है? ये जो पेयर में बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन मान लो जंप कर गया हायर एनर्जी लेवल पे, तो मेरे पास अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये मुझे दे सकता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसी तरीके से
मुझे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कब मिल सकता है? जब मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगी, मतलब एक और पेयर जो है वो टूट के एक और इलेक्ट्रॉन देखो हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गया है। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिल सकता है। और ठीक इसी तरीके से जब हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो वहां से मुझे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकता है। बात करेंगे हैलोजेंस के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। सोच के बताओ कि क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होंगे? थोड़ा सोचो, सब कुछ उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही लिंक्ड है, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें साफ साफ ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा रेडी हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हैं। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी कि ये हमेशा रिड्यूस होने के लिए बैठे हैं। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑपोजिट चलते हैं। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, राइट? तो यहाँ पर हैलोजन खुद रिड्यूस होते हैं तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसा है? बहुत बढ़िया है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन की बात करें तो पता है वो कौन होगा? वो फ्लोरीन होगा। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता जाता है। आप पूछोगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर कम क्यों होता है? क्योंकि यार जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने की जो एफिनिटी है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो जज्बा है वो थोड़ा कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं देखो ना, न्यूक्लियस से और भी शेल्स बन जाते हैं, राइट? तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर हो गया, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो अट्रैक्शन है, जो जज्बा है वो कम हो गया, इसीलिए जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी कम हो गया। ऑब्वियसली चूंकि इलेक्ट्रॉन लेने का जज्बा कम हो गया तो रिड्यूस होने का जज्बा भी कम हो गया, इसीलिए इनके अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देखो तो वो भी आपको कम होती जाती दिखेंगी, राइट? और उसी वजह से इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम हो जाता है, राइट? अब देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज करते कैसे हैं। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू सी कि किसी भी हैलाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं, राइट? जैसे देखो यहाँ पर X माइनस आयन को, X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, हाँ, तो X माइनस कुड बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। तो X माइनस को देखो कैसे ऑक्सीडाइज करके बना दिया X2, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब X माइनस से X2 बन गया, तो क्या हुआ? उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, राइट? तो उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ये, ओके। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी हैलोजन किसी भी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये सिर्फ उसी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा हो। जैसे अगर फ्लोरीन है जो किसी X माइनस हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो X माइनस जो है वो या तो क्लोरीन का हो या ब्रोमीन का हो या आयोडीन का हो, देन इट वर्क्स, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा है, राइट? उसी तरह मान लो अगर क्लोरीन है, क्लोरीन किसी हैलाइड आयन X माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये जो X माइनस है ना, इट हैज टू बी ईदर ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमाइड आयन हो सकता है, आयोडाइड आयन हो सकता है, बट फ्लोराइड नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि हमें एक ऐसा हैलाइड आयन लेना है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्लोरीन से ज्यादा हो, करेक्ट? तो ये था हमारे हैलोजेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर। सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह हैलोजन फैमिली में भी ये खासियत है कि जो पहला मेंबर है वो हटके है, वो अनोखा है। और पहला मेंबर कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन हटके क्यों है? स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज है इसका। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, और इसी वजह से कोई स्कोप ही नहीं है कि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सके, ठीक है? और इसके अलावा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब जो फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बड़ी आसानी से डिसोशिएट हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी लेस, मतलब थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो वो टूट जाएगा। बात करते हैं हैलोजेंस के रिएक्टिविटी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। इनफैक्ट अगर हम बात फ्लोरीन की करें, फ्लोरीन के अधिकतर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब
आउटसाइड, हीट, थर्मिक मतलब हीट आउटसाइड में आता है, मतलब हीट रिलीज होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरीन का एक तो साइज छोटा होता है, ऊपर से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड करता है, तो एज अ रिजल्ट रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, राइट। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो हम देखते हैं कि जितने हैलोजेंस होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हैलाइड्स, राइट, जैसे कि क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, तो इस तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं ये मोस्टली गैसेस होते हैं। हालांकि अगर बात करें हम फ्लोराइड्स की, तो फ्लोराइड्स जो है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड होता है। पता है क्यों होता है ये लिक्विड? हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या अलग है इसमें, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू बाकी के हैलोजेंस, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में, मतलब HF का एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, लेकिन फ्लोरीन इतना नेगेटिव है ना कि वो क्या करता है कि दूसरे वाले HF का जो H है उसके साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है, राइट, एंड दैट्स हाउ दे आर वेरी स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हैलोजेंस की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा कम करते करते रिएक्टिविटी कम होने लगती है। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं हैलोजेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनके रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, विथ वाटर, विथ ऑक्सीजन, विथ मेटल्स, विथ अदर हैलोजेंस, राइट। तो अभी आने वाला है हमारे सामने खूब सारे केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि अभी तक तो हम बात कर रहे थे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट, बट अब बारी है इनके रिएक्शंस को देखने की। तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब हैलोजन और हाइड्रोजन साथ में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स, एब्सोल्युटली, यानी कि फ्लोरीन बनाएगा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन बनाएगा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, उसी तरीके से HBr, उसी तरीके से HI, तो इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, हाइड्रोजन के लिए हैलोजन का जो प्यार है वो थोड़ा कम होता जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब प्यार, लगाव, कुछ भी कह लो, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं हाइड्रोजन की एफिनिटी कम होने लगती है, विच इन अ वे मीन्स कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी है ना वो भी कम होती जाती है, राइट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, HF, उससे कम HCl, उससे भी कम HBr, उससे भी कम HI, ठीक है। इसका एक और प्रूफ इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं। तो अगर आप देखो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जा रहे हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो वैल्यूज है वो क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, मतलब कम एनर्जी दे के ही तुम उस बॉन्ड को डिसोशिएट कर सकते हो, उसे तोड़ सकते हो, यानी कि वो क्या है, वो कम स्टेबल है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, हैलोजेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमने हैलोजन की ऑलरेडी पहले ही जान ली थी, और वो ये है कि हैलोजेंस का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा है, वो दूसरों को बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो चलो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हैलोजेंस में, तो सबसे ऊपर बैठा है फ्लोरीन। हम देखते हैं कि फ्लोरीन इतना मस्त ऑक्सीडाइजर है ना कि ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू ऑक्सीजन, मतलब H2O को O2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी को तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो H2O यानी कि वाटर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं, बात करते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन की। तो इनके साथ कुछ ऐसा चक्कर होता है कि ये वाटर के साथ मिल करके बनाते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स, जैसे कि हाइड्रोहेलिक एसिड्स या फिर हाइड्रोहेलस एसिड्स। आप बोलोगे कि ये हाइड्रोहेलिक, हाइड्रोहेलस ये क्या है? जैसे कि देखो, बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। समझ आई? ठीक उसी तरीके से जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन होगा। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, जाते हैं आयोडीन पे। आयोडीन के साथ देखो चक्कर कुछ और ही हो जाता है।
आयोडीन के साथ जो वाटर का रिएक्शन है दैट इज नॉट इवन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन खुद से होता भी नहीं है। सो दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो क्या आप नोटिस कर रहे हो कि हैलोजन की वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है वो भी डाउन द ग्रुप जो है वो कम होती जा रही है। सबसे ऊपर फ्लोरीन था तो वो तो एकदम वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर डाला, और सबसे नीचे जैसे आयोडीन तक हम पहुंचे हैं तो यहां हम देख रहे हैं ये खुद से वाटर के साथ रिएक्ट करता भी नहीं है, राइट? इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है रिएक्शन को होने के लिए, करेक्ट? तो मतलब एसिडिक मीडियम में देखो यहां पर हम O2 ऐड कर रहे हैं। तो अगर इस रिएक्शन पे फोकस करो ना तो दिस रिएक्शन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द रिएक्शन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रहा था, प्रोडक्ट साइड में है, और आयोडीन वाले रिएक्शन में ऐसा है कि रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन केस ऑफ हैलोजेंस ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो हमारे हैलोजेंस की जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। अब बात करेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब नॉर्मली हैलोजेंस जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं ऑक्साइड्स, बट अधिकतर ऑक्साइड्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है? तो हम एक एक करके हर एक हैलोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के OF2 बना सकता है, O2F2 बना सकता है। हालांकि हम देखते हैं कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो OF2 जो है दैट इज मोर स्टेबल एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं इन्हें हम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स कहते नहीं हैं। ये क्या है, ये ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसीलिए यहाँ पर किसकी चलेगी, फ्लोरीन की चलेगी। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं, ना कि फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। लेकिन फ्लोरीन के अलावा जो बाकी हैलोजेंस हैं वो सारे ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए उनके केस में हम कहेंगे हैलोजन के ऑक्साइड्स। तो बात करते हैं चलो क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कई ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि Cl2O, जैसे कि ClO2, जैसे कि Cl2O6, जैसे कि Cl2O7। सो ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। हम देखते हैं कि ये सारे काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं और ये हाईली रिएक्टिव भी हैं। ClO2 जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है। ब्लीचिंग एजेंट बोले तो कभी सुना है कि ड्रिंकिंग वाटर को हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कभी सुना है कि स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको हम क्लोरीनेट करते हैं, क्लोरीन से हम उसे क्लीन करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजों में क्लोरीन इसीलिए काम आता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कई ऑक्साइड्स बना सकता है, जैसे कि Br2O, जैसे कि BrO2, जैसे कि BrO3। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है दैट इज कि ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बाकी सभी हैलोजन के ऑक्साइड्स के मुकाबले सबसे कम स्टेबल होते हैं। लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स होते हैं ब्रोमीन के, ठीक है? अब तुरंत दिमाग की घंटी बजती है और सवाल आता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक तो हम हर जगह ट्रेंड क्या देख रहे थे कि भाई डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट यहाँ ब्रोमीन तो बीच में ही था, बट ब्रोमीन का ही सबसे कम स्टेबल क्यों होता है? इसके बाद आयोडीन का भी तो नंबर आएगा, आयोडीन का क्यों नहीं होता है? वेल, इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिडिल रो एनोमैली, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट एटलीस्ट आई विल गिव यू एन आइडिया कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो, कम स्टेबल है इसका बोलने का मतलब है कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को जो है हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है? इस बॉन्ड को आसानी से कब तोड़ सकते हैं? जब ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। समझे बात? नहीं समझे? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? अब मान लो कि लेट्स से कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेट्स से यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली जहाँ पर आपके बहुत सारे कजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं घर के अंदर, ठीक है? सो यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स विथ योर कजन्स जो आपके घर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है? बट अब आपके स्कूल में भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब बाहर भी, अपनी फैमिली के बाहर भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है? अब देखो, होगा ये कि मान लो आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है आपके स्कूल में जो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है, बाहर, ठीक है? अब उसके साथ आपकी दोस्ती
बहुत स्ट्रॉन्ग तब रहती है जनरली जब आपका घर में जो है ना और कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब ही इज द ओनली फ्रेंड दैट यू हैव। अब आपके घर के अंदर और कोई है नहीं, आपका और कोई भाई बहन नहीं है, कजन्स नहीं है, सो इन दैट केस वो जो आपका फ्रेंड है ना स्कूल वाला, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहती है और उस बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं मान लो अगर ऐसा हो कि आपका एक दोस्त है स्कूल का जो कि अच्छा दोस्त है, बट एट द सेम टाइम चूंकि आपके घर में आपके बहुत सारे कजन्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो आपके भाई बहन हैं, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स विथ यू। तो ऐसे केस में आपकी जो अपने स्कूल वाले फ्रेंड के साथ जो बॉन्डिंग है ना, दैट कैन बी काइंड ऑफ इजीली ब्रोकन, क्योंकि आपके पास घर पे भी तो अट्रैक्शन है, घर पे भी ऑप्शंस हैं दोस्तों के, राइट? सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। तो अब ब्रोमीन के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ना, तो कैसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d10 4s2 4p5। ठीक है। अब ये जो 3D के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये चूंकि न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं, राइट? क्योंकि n=3 वाले शेल की ही तो बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं, तो न्यूक्लियस के साथ काफी स्ट्रांगली ये अटैच्ड होते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये जो है 4p वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करते हैं जितना बाकियों के केस में करते हैं। जैसे अभी अगर हम आयोडीन की बात करेंगे या फिर उससे भी आगे जाएंगे, तो वहाँ पर जितना रिपल्शन ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फेस करता है, ब्रोमीन उतना फेस नहीं करता है, राइट? मतलब जो आपके घर के जो कजन्स हैं ना, वो आपको दूर नहीं भगाते हैं, वो भी आपको साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो इसीलिए आपका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, जो बाहर वाले स्कूल के फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग है, दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। तो इसीलिए जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर द लीस्ट स्टेबल, इनफैक्ट दे एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर्स। बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कई ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि I2O4, I2O5, I2O7। ठीक है, तो ये सभी जो है इनसॉल्यूबल सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो I2O5 जो है ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों, कुल मिला के हमने अभी तक सभी हैलोजन के ऑक्साइड्स की बातें की। तो अगर इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आयोडीन के ऑक्साइड्स। उसके बाद नंबर आता है किसका? क्लोरीन का। और उसके बाद नंबर आता है ब्रोमीन का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रोमीन के ऑक्साइड्स लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब आप पूछोगे कि फ्लोरीन को इंक्लूड नहीं किया? अरे यार, पहले ही बताया था ना, फ्लोरीन ऑक्साइड्स बनाता ही नहीं है। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ मिलता है तो वो ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बनाता है। बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स की। जब हैलोजेंस मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल हैलाइड्स। मान लो हमारे पास एक मोनोवैलेंट, मतलब 1 वैलेंसी वाला मेटल है M। तो ये M अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MF, दैट इज मेटल फ्लोराइड। क्लोरीन के साथ MCl, मेटल क्लोराइड। उसी तरह से MBr और MI। ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, यानी कि MF से MI तक हम जैसे जैसे जाते हैं, हम देखते हैं कि इस मेटल फ्लोराइड का जो आयोनिक कैरेक्टर है दैट डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होता है? आयोनिक कैरेक्टर होता क्या है? जहां पर आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज तब होगा जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? हमें क्या पता है, हैलोजेंस के केस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इसका मतलब टॉप पे फ्लोरीन के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा और MF बनाएगा, उस समय फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एज अ रिजल्ट ये कंपाउंड आयोनिक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, चूंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, उस वजह से जो हैलाइड्स हैं, जो मेटल हैलाइड्स हैं, उनका आयोनिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कि कभी कभी क्या होता है कि सेम मेटल है, सेम हैलोजन है, लेकिन जो मेटल है दैट एग्जिबिट्स मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट SnCl2। Sn टीन एक मेटल है, Cl क्लोरीन एक हैलोजन है। ये दोनों मिल करके बना सकते हैं SnCl2, जहां पर टीन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये दोनों मिल करके बना सकते हैं SnCl4 भी, जहां पर टीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
राइट तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से SnCl2 और SnCl4 में से कौन सा वाला ज्यादा आयोनिक है और कौन सा वाला कम आयोनिक है, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच सेज कि जहां पर मेरा जो मेटल है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम होता है। तो यानी कि SnCl2 और SnCl4 में SnCl4 जो है ये ज्यादा कोवेलेंट है, इसीलिए ये कम आयोनिक है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब मेरा जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहाँ पर टीन Sn मेरा सेंट्रल एटम है, जब इस पे ज्यादा चार्ज होता है, जब ये +4 स्टेट में होता है तो इसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर मतलब जो इसके नेगेटिव एनायंस है, जैसे Sn जो है ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, सेंट्रल एटम है, बट इसके आसपास नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन्स है। तो जब इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है तो ये पड़ोस के जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स है ना, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, राइट? क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन है वो थोड़ा कम होने लगता है, राइट? और इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी जब हमने फजान्स रूल्स पढ़ा था इन क्लास 11th केमिस्ट्री, तो ये उसी का ही रिपीटेशन है एक तरीके से, राइट? सो दिस इज द रीजन कि जहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है मेटल, वहां पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो PbCl2 और PbCl4 का, एंड आई एम प्रिटी श्योर अब आप खुद बता सकते हो मुझे कि इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है। अब सवाल है कि यार अगर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ ही रिएक्ट कर जाए तब क्या होगा? मतलब अगर क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट कर जाए तब क्या? अगर ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्ट कर जाए तब क्या? तो तब बनते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर स्कूल कंपटीशन सुना था, राइट? जब दो स्कूल्स आपस में कंपीट करते हैं तो उसे हम इंटर स्कूल कंपटीशन कहते हैं। ठीक उसी तरह तब जो हैलोजन जब आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एक टाइप होता है इनका XX-, X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, X- रिप्रेजेंट्स अनदर हैलोजन विच इज स्मॉलर इन साइज। मतलब X जो है बड़े साइज का हैलोजन है और X- जो है ये छोटे साइज का हैलोजन है। तो X वाले फॉर्मेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि BRF, जैसे कि BRCl, जैसे कि IBR। दूसरा टाइप हो सकता है XX-3। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि BRF3, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, जैसे कि ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। तो यहां पर भी जो X- है दैट इज द स्मॉलर साइज हैलोजन और X जो है वो बिगर साइज हैलोजन है। तीसरा टाइप हो सकता है XX-5, राइट? जैसे कि BRF5 मतलब ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, या फिर IF5 यानी कि आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। यहां पर भी देखो जो X- है वो यहां पर फ्लोरीन है विच इज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज हैलोजन, और जो बिगर साइज हैलोजन है वो कहीं पे ब्रोमीन है, कहीं पे आयोडीन है। अब लास्ट टाइप हो सकता है XX-7। अब इस वाले टाइप के कंपाउंड्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं, हालांकि विल गिव यू एन एग्जांपल विच इज IF7। तो बच्चों अब तक तो हमने हैलोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ देख लिया है। तो अब बचा क्या यार? एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, एंड दैट इज इस फैमिली से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन के बारे में, हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के बारे में, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स के बारे में, एंड फाइनली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। तो भाई क्लोरीन हमने बोला इतना इंपॉर्टेंट है क्लोरीन कि हम लोग इसे अलग से पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताओ, डे टू डे लाइफ में हम क्लोरीन को कहां पे यूज करते हैं? सोचो। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर ही मैंने ये बात बताई थी थोड़ी देर पहले। एब्सोल्युटली। सो क्लोरीन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन किल बैक्टीरिया, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। इतना ही नहीं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम क्लोरिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। स्विमिंग पूल का पानी होता है उसको भी हम क्लोरिनेट करते हैं ताकि इट इज नीट एंड क्लीन, जहां पर लोग स्विमिंग कर सके,
राइट। इसके अलावा भी क्लोरीन के कई सारे और यूजेस हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही एक्सेलेंट ब्लीचिंग एजेंट है। हम इसे टेक्सटाइल्स, कॉटन को ब्लीच करने में यूज करते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल पर्पस में काम आने वाले वुड पल्प को भी क्लोरीन के हेल्प से ब्लीच करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स में भी ये काम आता है। इनफैक्ट और तो और क्लोरीन के हेल्प से बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन। इन सब के अलावा क्लोरीन का यूज पाया जाता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। एब्सोल्युटली। तो चलो, लग रहा है क्लोरीन काफी काम की चीज है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सीखेंगे हम क्लोरीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्लोरीन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और क्लोरीन का यूजेस तो हमने देख ही लिया। क्लोरीन को डिस्कवर किया गया था बाय शील, जिन्होंने रिएक्शन करवाया था HCl और MnO2 के बीच में। तो शील ने देखा कि जब HCl और MnO2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए तो हमें मिला क्लोरीन, साथ में MnCl2 एंड H2O। तो इस तरीके से पहली बार क्लोरीन डिस्कवर हुआ। ये नाम कैसे पड़ा? वेल, ये नाम पड़ा एक ग्रीक वर्ड से, क्लोरोस, जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। तो क्लोरीन का कलर चूंकि ग्रीनिश येलो होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो पहला तरीका तो वही है कि MnO2 और HCl के रिएक्शन से हम बना सकते हैं क्लोरीन, जिसके साथ MnCl2 और H2O भी बनता है। ठीक है। अब मान लो अगर किसी कारण से HCl इज नॉट देयर, तो HCl के बदले में एक सब्स्टिट्यूट होता है NaCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। राइट। अगर हम HCl के बदले में NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भी यूज करें, तभी भी हमें क्लोरीन मिलता है, साथ में MnCl2 मिलता है, साथ में H2O मिलता है, और एडिशनली यहाँ पर साथ में हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज NaHSO4। दूसरा तरीका होता है क्लोरीन प्रिपेयर करने का, एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। तो जब HCl और KMnO4 ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तभी भी मुझे मिलता है Cl2, बट इस बार इसके साथ में मुझे मिलता है MnCl2, H2O और KCl। तो चलो बच्चों, फटाफट से बात करते हैं क्लोरीन के प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये ग्रीनिश येलो कलर का गैस होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। तीसरा प्रॉपर्टी, इसको बड़ी आसानी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन को लिक्विड क्लोरीन फॉर्म में ला सकते हैं, और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। चौथा प्रॉपर्टी, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाता है उनका रेस्पेक्टिव। जैसे मान लो अगर मेटल्स की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, आयरन के साथ रिएक्ट करके FeCl3 यानी कि आयरन का क्लोराइड। दूसरी तरफ अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस का क्लोराइड बनाता है। अगर ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फर का क्लोराइड यानी कि S2Cl2 बनाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, ऐसे कंपाउंड के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये हमेशा क्या बनाता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे मान लो अगर ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करे H2+Cl2 तो ये बना देता है HCl ऑफ कोर्स। अगर ये कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HCl+S2। अगर कोई हम हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी और कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि C10H16, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी है, तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। ये भी जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें? HCl प्लस कार्बन। तो बच्चों अब देखेंगे क्लोरीन का रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3 के बारे में हमने पार्ट 1 में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो NH3 के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तरह का रिएक्शन वो होता है जब NH3 एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा अमोनिया है और कम क्लोरीन है, तो क्या मिलता है हमें? तब बनता है NH4Cl और साथ में N2। ठीक है, मतलब यहां पर मेरा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। दूसरी तरफ अगर क्लोरीन एक्सेस में हो, मतलब NH3 प्लस एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तब क्या बनता है? तब बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यानी कि NCl3। ये भी बता दूं कि ये NCl3 जो है ना, दिस इज एन एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड कर जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब देखो ये जो रिएक्शन है, इनको याद कैसे रखोगे? कंफ्यूज हो सकते हो, राइट, कि कहां पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और किसके एक्सेस होने पे अमोनियम क्लोराइड बनता है।
बहुत आसान है, एक लॉजिक लगाओ, ठीक है, ये लॉजिकली हम गेस वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो जब NH3 एक्सेस में है तो मेरे मेन प्रोडक्ट में भी NH3 वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, क्लोरीन वाला पार्ट कम रहेगा। तो NH4Cl में देखो वही हो रहा है, क्लोरीन एक ही है, NH4 है, राइट। जब क्लोरीन एक्सेस में है तो मेरा मेन प्रोडक्ट में क्लोरीन ज्यादा होगा, देखो वही हो रहा है, NCl3, यहां पर Cl3 है, राइट। तो दिस इज जस्ट वन सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। तो अब चलो देखते हैं क्लोरीन के रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज बोले तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एल्कलीज होते हैं। अब यहाँ पे भी ना दो तरह की सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन आती है कि भैया मेरा जो एल्कली है ना दैट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। दूसरा हो सकता है कि जो मेरा एल्कली है वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, और इन दोनों केस में जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली। मान लो मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि ठंडा है और डाइल्यूट है। जब इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, यहां पर मुझे मिलता है अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। मतलब जैसे देखो NaOH जब Cl2 के साथ मिलता है तो मुझे मिलता है NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है NaOCl विच इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो इनका मिक्सचर मिलता है। दूसरी तरफ जब मेरा एल्कली हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे कि NaOH अभी भी Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन दिस टाइम NaOH हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, मुझे क्लोराइड और क्लोरेट का मिक्सचर मिलता है। पहले क्या मिल रहा था, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट का मिक्सचर मिल रहा था, अभी हाइपोक्लोराइट इज रिप्लेस्ड विथ क्लोरेट, तो यहां पर मिलेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पहले की तरह, साथ में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोरेट यानी कि NaClO3, और H2O तो दोनों केस में मिलेगा। अब चूंकि हम एल्कलीज के साथ क्लोरीन का रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सो आई फील यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो भाई डिस्कस करना ही चाहिए, क्योंकि उस रिएक्शन से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर आई एम प्रिटी श्योर हम सब वाकिफ है ब्लीचिंग पाउडर से, बिकॉज वी यूज इट इन आवर होम्स, इन आवर डे टू डे डोमेस्टिक यूजेस, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो CaOH2 और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOCl2 विच इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, साथ में मिलता है CaCl2 प्लस H2O। अब बात करेंगे हम क्लोरीन का रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो यहां पर अगेन दो तरह के हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। जैसे अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से वाले होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह, ठीक है। तो जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा एक मीथेन के साथ, मीथेन या कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, जैसे CH4 के साथ रिएक्ट किया Cl2, तो क्या बनेगा, यहां पर हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे CH4 में क्या हो रहा है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन उसका जगह ले लेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो वहां पर हमें एडिशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एडिशन प्रोडक्ट मतलब कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, जो मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसी के साथ क्लोरीन ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन वगैरह, ठीक है। तो मान लो इथीन की बात करते हैं विच इज C2H4, ठीक। इसके साथ जब Cl2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट यानी कि C2H4Cl2। देखो यहां पर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, Cl2 जो है वो C2H4 के साथ जाके ऐड हो गया, तो इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट्स देता है।
अब बच्चों कई बार हमने ये बात डिस्कस करी है कि क्लोरीन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट हमने बहुत बार डिस्कस किया कि भाई ये बहुत सारी चीज़ों को ब्लीच करने के काम आता है, चाहे कॉटन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे वुड पल्प हो, वगैरह वगैरह। बट सवाल ये उठता है कि क्लोरीन का ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आता कहाँ से है? क्लोरीन में ऐसा क्या है जिसके अंदर ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है? तो देखो होता क्या है, क्लोरीन वाटर जो होता है ना, जब क्लोरीन वाटर के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है? Cl2 प्लस H2O क्या बनाता है? ये बनाता है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये बनाता है HOCl दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये दोनों चीजें बनाता है। लेकिन जो HOCl होता है ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये वापस से टूट जाता है और ये बनाता है नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि O, नॉट O2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ O। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है या O होता है, इस ऑक्सीजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन हमें दिखता है वो एक्चुअली आता कहां से है? वो आता है इस नेसेंट ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन को आप किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ अगर मिला दोगे तो वो उसे क्या बना देगा? कलरलेस बना देगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन के अंदर ये जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। अब बारी है अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जो कि है हाइड्रोजन क्लोराइड। यस, HCl। HCl को हम ज्यादा पॉपुलरली क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों में क्या रिलेशन है? तो बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड का ही जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो पहली बार इसे प्रिपेयर किया था ग्लोबर ने अराउंड 1648 में। कैसे बनाया था? कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन करवाया था विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था कॉमन सॉल्ट को, और वैसे बना था हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो पहला मेथड तो हमारा लेबोरेटरी मेथड है, जिस मेथड से ग्लोबर ने बनाया था इसे, विच इज हीटिंग कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम NaCl और H2SO4 को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaHSO4 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में मिलता है HCl। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये जब फर्दर इसको हम हीट करते रहते हैं तो ये NaCl के साथ फर्दर रिएक्ट करते रहता है और हमें मिलता है Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट प्लस HCl। तो इस तरीके से हम HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना सकते हैं। तो अब बारी है हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला कलरलेस, दूसरा पंजेंट स्मेल, तीसरा इसको अगर हम लिक्विफाई करें तो ये आसानी से लिक्विफाई हो जाता है इनटू अ कलरलेस लिक्विड। अगर इसको फ्रीज करें तो ये एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड में फ्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें पानी में तो ये हाईली सॉल्युबल है पानी में। HCl प्लस H2O बना देता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब यहाँ हो क्या रहा है? H3O प्लस, मतलब ये आयोनाइज हो रहा है, ये H प्लस आयंस दे रहा है। एंड लुक एट द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू विच इज क्वाइट हाई। दैट मीन्स दैट ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने बोला था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब पानी में मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, जिसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया यानी कि NH3। तो HCl जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स। अगर बात करें वीक एसिड्स की तो हम देखते हैं कि HCl जो है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज करता है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स, जैसे कि कार्बोनेट ले लो, सल्फेट ले लो, या फिर बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर Na2SO3 सोडियम सल्फेट। इन सभी को HCl के साथ रिएक्ट कराने के बाद ये क्या करता है? इनको डिकम्पोज करके बना देता है इनका सॉल्ट दैट इज NaCl। तो बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड की जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये डिस्कशन ही अधूरा रह जाएगा अगर हम एक्वा रिजिया की बात ना करें। नाउ व्हाट इज एक्वा रिजिया? तो एक्वा रिजिया बेसिकली एक मिक्सचर है
कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3 पार्ट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 1 पार्ट, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रीजिया। Now why is it so important? मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्वा रीजिया की एक बहुत ही बड़ी खासियत है जो सब में देखने को नहीं मिलती है, और वो खासियत ये है कि ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। नोबल मेटल्स किसको कहते हैं? गोल्ड, प्लैटिनम, इन्हें हम नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल गैसेस सभी को पता है जो इनर्ट होते हैं, दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, इनका भी कुछ नेचर ऐसा होता है कि ये आसानी से जो है ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट एक्वा रीजिया की खासियत ये है कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, राइट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि एक्वा रीजिया हाइड्रोजन क्लोराइड से ही बनता है, राइट। अच्छा, एक्वा रीजिया को हमने डे टू डे लाइफ में कब एक्सपीरियंस किया है? कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे शायद आपने अपनी मम्मियों को ऐसा करते हुए देखा होगा कि बहुत साल पुराने जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती है ना, जिनको पहन पहन के उनका पूरा शाइन चला जाता है, या फिर बहुत साल से रखा हुआ है तो उसका पूरा शाइन चला गया है, एंड देन व्हेन योर मॉम टेक्स इट टू द ज्वेलर या फिर कोई भी ऐसी दुकान में या सुनार के पास लेके जाती हैं, तो वो उसे लेते हैं और उसे बिल्कुल नया जैसा चमका देते हैं, राइट। हैव यू सीन दैट एवर? तो ऐसा कैसे होता है? तो बेसिकली इफ यू पुट इट इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रीजिया, तो क्या होगा, वो गोल्ड की जो एक लेयर है ना ऊपर की, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी, राइट। तो अब ऊपर का लेयर जो गंदा था वो आपने हटा ही दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो ज्वेलरी था, जो गोल्ड था, वो वापस से चमकने लगेगा। तो इसका मतलब एवरी टाइम हम इस तरह की क्लीनिंग करवाएं गोल्ड की ज्वेलरी का, वी विल एंड अप लूजिंग सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, भले ही थोड़ा सा, बट थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो है गायब होता रहेगा, राइट। सो दिस वाज एक्वा रीजिया विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर साफ साफ रिएक्शंस में देख सकते हो कि कैसे ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के मैन्युफैक्चर में ये यूजफुल होता है, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि ग्लूकोज। इतना ही नहीं, मेडिसिन्स में भी काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा लेबोरेटरी में दिस एक्ट्स एज अ रिएजेंट। तो अब बात करेंगे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस के भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ऑक्सो एसिड्स मतलब एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स किसके एसिड? हैलोजन के एसिड। तो हम देखते हैं मोस्टली हैलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में दे कांट बी आइसोलेटेड, तो वो या तो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर किसी और स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम सारे मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी बात करें तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन जो है एक लौता ऐसा हैलोजन है जो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। और ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है? हम सबको पता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन बाकी सबसे हटके है ना, तो इसीलिए इसका सारा बिहेवियर हटके ही होता है। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सो एसिड्स को देखें तो यहाँ पर 4 तरह के ऑक्सो एसिड्स बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपोहैलस एसिड, हैलस एसिड, हैलिक एसिड, पर हैलिक एसिड। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोरीन जो है ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, एंड व्हाट इज दैट? हैलस एसिड, दैट इज हाइपोहैलस एसिड, राइट, यानी कि हाइपोफ्लोरस एसिड। ये एक लौता ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन का, जिसे हम डिनोट करते हैं HOF से। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ये चारों टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, राइट, चाहे वो हाइपोक्लोरस एसिड हो, चाहे वो क्लोरस एसिड हो, चाहे वो क्लोरिक एसिड हो, या फिर परक्लोरिक एसिड हो। दूसरी तरफ अगर हम ब्रोमीन या आयोडीन की बात करें तो ये चारों तो नहीं, लेकिन हैलस एसिड को छोड़ करके, यानी कि ब्रोमस एसिड या आयोडस एसिड नाम का आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट इसके अलावा जो बाकी तीनों टाइप के कैटेगरीज हैं, इस तरह के ऑक्सो एसिड्स ये भी बनाते हैं।
तो चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। इनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। इंटर हैलोजन मतलब जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता था, वैसा ही कुछ है यहाँ पर पिक्चर, जहां पर दो डिफरेंट हैलोजन एक दूसरे के साथ मिल करके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि XX- टाइप के, या फिर XX-3 टाइप के, या फिर XX-5 टाइप के, या फिर XX-7 टाइप के। राइट, यहाँ पर X जो है ये एक हैलोजन है, X- एक दूसरा हैलोजन है। X- जो है दिस इज द स्मॉलर साइज हैलोजन, X जो है ये बिग साइज का हैलोजन है, क्योंकि दोनों में एक बड़ा एक छोटा होता है। ठीक है, दूसरी बात है X जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, X- कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब X- ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा रादर। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में इनके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये जो टाइप है ना, जैसे XX- को अगर हम देखें तो उसमें एक एटम X का, एक एटम X- का, मतलब 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल है। XX-3 को अगर हम देखें तो X का एक, X- का 3, मतलब 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल है। उसी तरह से अगर हम XX-7 पे चले जाएं, जैसे कि IF7, राइट, वहां पर हम क्या देखते हैं, आयोडीन का एक और फ्लोरीन का 7, मतलब 8 एटम्स पर मॉलिक्यूल है। राइट, तो जैसे जैसे X और X- का रेशियो बढ़ता जाता है, राइट, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल है वो भी इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो भी बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे X और X- के बीच का रेशियो बढ़ रहा है। राइट, तो चलो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन की, कि कैसे बनते हैं ये। जाहिर सी बात है कि जब हम दो हैलोजन को लेते हैं और वो दोनों जब डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। अब कौन सा वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेगा ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशंस पे, कि भैया हमने डाइल्यूट लिया है, हमने दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है, या किसी एक को एक्सेस में लिया है, वगैरह वगैरह। जो कंडीशंस है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा। जैसे मान लो अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाऊं दोनों बराबर अमाउंट में, तो मुझे क्या मिलेगा, ClF। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाऊं सच दैट फ्लोरीन जो है वो एक्सेस में है, तो मुझे क्या मिलेगा, ClF3। तो मेरा प्रोडक्ट चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, रिएक्टेंट तो वही है लेकिन मेरी कंडीशंस चेंज हो गई। राइट, उसी तरीके से अगर मैं आयोडीन और क्लोरीन को कंबाइन करवाऊं इक्विमोलर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ICl। लेकिन वही अगर मैं आयोडीन और क्लोरीन को मिक्स करवाऊं सच दैट क्लोरीन एक्सेस में है, तो मुझे क्या मिलेगा, ICl3। अगर मैं ब्रोमीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाऊं वेयर इट इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, तो मुझे क्या मिलेगा, BrF3। राइट, लेकिन वहीं अगर मैं ब्रोमीन को फ्लोरीन से ही रिएक्ट करवाऊं बट जब फ्लोरीन एक्सेस हो, तब क्या मिलेगा, BrF5। तो देखो इन सारे रिएक्शन से यही पता चलता है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो हैलोजेंस को डायरेक्टली कंबाइन करने से ही बनते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सा वाला कंपाउंड बनेगा ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो चलो बात करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बात है कि ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बाय नाउ सबको पता है डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। राइट, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। इनफैक्ट हाल में ही हमने फिजिक्स के मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसे एक मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। यस, तो ये जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये सारे डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अधिकतर जो है ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड यानी कि ClF, ये जो है ये सिर्फ यही एक ऐसा इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट मैंने दे दी है जिसमें जितने भी चारों टाइप्स है
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के, जैसे कि XX-3, XX-5, XX-7, हर टाइप के एग्जाम्पल्स नोटेड हैं और हर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि वो फिजिकल उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, मतलब वो किस कलर के होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और बताया गया है उनका शेप। तो उनका जो ये स्ट्रक्चर है या फिर जो शेप है, क्या ये हमें याद करना होगा, रटना होगा? बिल्कुल नहीं, रटते तो हम कुछ भी नहीं है, हम सब चीज समझते हैं, बट ये स्ट्रक्चर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा वाला पिरामिडल शेप का होगा, कौन सा वाला बेंट होगा, कौन सा वाला कैसा शेप होगा, ये पता कैसे चलता है? ये पता चलता है वेस्पर थ्योरी से। याद है हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी? कब पढ़ी थी मैम? मुझे तो याद ही नहीं है यार। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी और वेस्पर थ्योरी के ऊपर मैंने एक बहुत ही धांसू, जिसको कहते हैं धांसू, वीडियो बनाया था। तो अगर आपको पता नहीं है कि वेस्पर थ्योरी क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, हियर इज अ क्विक रिकैप। वेस्पर यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कौन से लोग, उस एटम के कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं का रोल होता है, ठीक है। अब जैसे ही दो एटम्स पास आते हैं तो जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज है, मैं भी नेगेटिव, तू भी नेगेटिव, तो हमारे बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा कि यार तुम दूर ही रहो मुझसे, राइट? क्योंकि अगर दो लाइक चार्जेस बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा? फाइट होगी, लड़ाई होगी। तो इससे अच्छा है सब शांति से रहते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि हम जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहते हैं। और ये जो दूर रहने की चाहत है, इसी की वजह से हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अलग अलग शेप्स मिलते हैं, एंड दैट इज वेस्पर थ्योरी, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम होगा, राइट? अगर वापस से इसे मैं यूं नीचे ले जाऊं तो क्या होगा? ये फिर से पास आने लगेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो है मेरा एप्रोप्रिएट पोजीशन है, करेक्ट? तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होगा तो उसका शेप कैसा होगा? उसका ज्योमेट्री या शेप होगा लीनियर, जैसे कि आप यहां देख रहे हो। तो देख लिया रिकैप। अगर समझ में आ गया अमेजिंग, नहीं समझ में आया तो फटाफट से इसी वीडियो पर जाओ, वेस्पर थ्योरी वाला वीडियो प्यारे बच्चों बिल्कुल देख लो, क्योंकि कई बार क्या है ना, चूंकि वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो आपको कई बार पूछा जा सकता है, कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ वेस्पर थ्योरी के हेल्प से कि कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, कैसा होगा इसका शेप। सो प्लीज डू नॉट मिस दिस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अगर हम यूज की बात करें तो इन्हें फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब कोई ऐसी चीज जिसके ऐड करने से आप एक सब्सटेंस में फ्लोरीन ऐड कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा इसे हम एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखकर अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। हैलोजन फैमिली बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग का हैलोजन भी जल गया होगा, राइट? तो आई जस्ट होप दैट इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं इसके चौथे पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आखिरी वीडियो होने वाला है। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।